हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल गाइज। सो दिस इज द सेकंड पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 से यूनिट 10 तक। इन द प्रीवियस वीडियो वी कवर फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 5। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर या टॉपिक थे इनको हम लोगों ने डिस्कस किया पहले वाले वीडियो में। सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करिए, वहाँ पर पहला पार्ट भी अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं, या फिर आप पार्ट 1 को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट 1, उसको देख सकते हैं। हियर दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दीज आर द कोर्सेज। इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है। ओके, फॉर ऑल द कोर्सेज यू कैन जस्ट ज्वाइन दीज कोर्सेज। दिस इज द यूनिट 6। यूनिट 6 में देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले आपको पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ओके, और कितने प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होता है, किस प्रकार से सोशल पॉलिसी है उनको सोशल सर्विस ट्रांसलेट सोशल पॉलिसी इनटू सोशल सर्विसेज। ओके, इसमें पब्लिक और जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, एजेंसी होती है, वो सभी मिलकर के काम करती है। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन, एड एंड मिनिस्ट्रेट, इसका मतलब होता है टू सर्व द पीपल एंड टू लुक आफ्टर द पीपल। बात एक ही है, लोगों को सर्व करना। ओके, थ्रू द डिफरेंट सर्विसेज। कितने प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं? सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, एंड तीसरा सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। इनको पढ़ लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। ओके, सो दीज आर द सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको आपको पढ़ना है। बाकी व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच इज गिवन बाय द ट्रैकर, ये सभी के सभी जो प्रिंसिपल है उनको आपको पढ़ना है। लगभग 18 तक प्रिंसिपल दिए गए हैं ट्रैकर के द्वारा। ओके, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्रिंसिपल, बस अब एक बार आपको देख लेना है कि कौन कौन से प्रिंसिपल है। ओके, अभी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितने प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट? जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दोनों को पढ़ लेना। एंड एनजीओ, ओके, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको भी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम करने वाले जो लोग हैं, वर्कर हैं, दे मे बी पेड और मे बी अनपेड, एंड इसके अंदर जो काम करते हैं वही पूरी पूरी संस्था को गवर्न करते हैं। बाहरी कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है एनजीओ के अंदर, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, इसके जो मेंबर होते हैं वही गवर्न करते हैं पूरी पूरी सिस्टम को। और ये सभी इस प्रकार के जो एनजीओ होते हैं जो फॉर्म किए जाते हैं डिफरेंट एक्ट के अंतर्गत, जैसे कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 9004 और सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। तो ये डिपेंड करता है कि जो एनजीओ है या जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नेचर किस प्रकार का है, किस प्रकार का उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अनुसार जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में जो है रजिस्टर की जाती है। ये भी एग्जाम में आ जाता है डायरेक्ट, इसकी ईयर। तो एटलीस्ट ईयर आपको पता होनी चाहिए, कौन से एक्ट का कब ईयर है, कौन सी ईयर है, कब इसको लाया गया है। ओके, बाकी एनजीओ एंड एनपीओ क्या डिफरेंस है, इसको पढ़ना है आपको। ओके,
एंड फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेलफेयर एजेंसी, किस प्रकार से इनको रजिस्टर करना होता है, ये सभी की सभी जो एक्ट है डिटेल में थोड़ा पढ़ लेना। ओके, किस प्रकार से रजिस्टर किया जाता है, सोसाइटी कैसे रजिस्टर होती है, ओके, ट्रस्ट कैसे रजिस्टर होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है उसको एक बार पढ़ना है, कैसे एप्लीकेशन देना है, ओके, कितने मेंबर चाहिए होते हैं, और जो सेक्शन 8 जो कंपनी होती है वो किस प्रकार से रजिस्टर होती है अंडर द कंपनी एक्ट 1956, इसको भी आपको पढ़ लेना है। ओके, कितने मेंबर चाहिए होते हैं, मिनिमम कितने ट्रस्टी होने चाहिए, ट्रस्ट में सोसाइटी में कितने मेंबर होने चाहिए, सेक्शन 8 कंपनी जो कंपनी होती है उनमें कितने मेंबर होने चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए, उसको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका सोशल प्लानिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ओके, सोशल प्लानिंग का मतलब होता है कि जो कम्युनिटी है, ओके, और साथ ही साथ जो गवर्नमेंटल ग्रुप है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिल करके दोनों साथ में काम करती है, ताकि जो कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं, जो सोशल इश्यू है, उनको सॉल्व किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके, जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जा सके, ये काम आता है सोशल प्लानिंग के माध्यम से किया जाता है। ओके, सोशल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्लानिंग, इनको भी पढ़ लेना। देखिए इसमें बेसिकली क्या आता है, आपका प्लानिंग कमीशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अब लेकिन जो है अभी जो करंट में नीति आयोग है, तो नीति आयोग के को अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, या फिर नीति आयोग से पहले क्या था, कौन सी कमीशन थी, वो क्वेश्चन बन सकता है। नीति आयोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना, इसको स्टार्ट किया गया था 1 जनवरी 2015 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन कौन होते हैं, पीएम, राइट। वाइस चेयरमैन कौन है, आपको बताना है। ओके, सीईओ कौन है, ये भी आपको याद करना है। सभी की सभी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में बेसिक डिफरेंस क्या है। ओके, कितने मेंबर होते हैं सब में, किसको कितनी पावर दी गई है, किस प्रकार से वर्क करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि करंट में है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका एसडीजी गोल्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, एसडी कितने गोल्स हैं, कितने टारगेट हैं, इंडिया की क्या रैंक है एसडीआई इंडेक्स में, राइट। जितने जो इंडेक्स हैं रिलेटेड होते हैं हमारे सब्जेक्ट से, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। सबमिट वगैरह, रियो सबमिट, रियो 20 कॉन्फ्रेंस वगैरह, इनको आपको देख लेना है। टोटल कितने गोल हैं एसडीजी के, एमडीजी के, वो भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे एमडीजी है, राइट। टोटल कितने गोल होते हैं, 8 होते हैं। एसडीजी में टोटल आपके 17 होते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, राइट। नंबर ऑफ टारगेट कितने होते हैं इसमें, एसडीजी में 169 एंड एमडीजी में 18। नंबर ऑफ इंडिकेटर कितने हैं आपके, 230, अब बढ़ गए हैं शायद कुछ। ओके, एक बार देख लेना उसको। एंड इसमें थे 48, तो एक बार उसको देख लेना इस प्रकार से। एंड एसडीजी इंडेक्स 2.0, इसको भी देख लेना, जिसमें इंडिया की जो स्टेट है उनको रैंक दी जाती है। इस प्रकार से एसडीजी इंडेक्स निकलता है ना एट इंटरनेशनल लेवल, इसी प्रकार से इंडिया के अंदर भी एसडीजी इंडेक्स 2.0 भी इस प्रकार से आता है, ताकि जो डिफरेंट स्टेट है इंडिया के अंदर उनकी क्या परफॉर्मेंस है उसको देखने के लिए, इसको बोलते हैं हम एसडीजी इंडियन इंडेक्स। ओके, ये सभी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को पढ़ लेना है, कितने उसमें डायमेंशन है, कितने इंडिकेटर हैं। इंडिकेटर आपके 4 होते हैं, डायमेंशन 3 है ना। हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, क्या इंडिया की रैंक है। ओके, ये सभी चीज़ें आपकी इस जो है इस वाले यूनिट 6 में आती है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यूनिट है और इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, स्पेशली जो लास्ट वाले पार्ट है, इनको करंट अफेयर में भी आ जाएगा ना ये, तो इस वजह से इनको पढ़ना ज़रूरी है। सभी के सभी जो इंडेक्स हैं उनको पढ़ लेना, क्या रैंक है इंडिया की, किसने टॉप किया है। ओके, आउट ऑफ कितनी कंट्री इंडिया की कितनी रैंक है, इस प्रकार से सभी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिट 7। यूनिट 7 में सबसे पहले आपको सोशल पॉलिसी पढ़ना है। ओके, देखिए पॉलिसी का मतलब होता है काइंड ऑफ कोई गाइडलाइंस वगैरह दी है, गाइडलाइंस या प्रिंसिपल्स या इस प्रकार की एक्टिविटी, ओके, जिनको लाया जाता है ताकि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, लोगों की जो लाइफ है उसको बेहतर किया जा सके, लोगों के वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बनाई जाती है सोशल पॉलिसी।
देखिए पॉलिसी फॉर द सोसाइटी। ओके, तो ये है इसका जो मेन फोकस होता है कि कैसे जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, जो वनरेबल सेक्शन है, उसके कैसे मदद की जा सकती है उसको, उसके लिए सोशल एंड दी इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है इन दी सोशल पॉलिसी। ओके, लोगों की वेलबींग्स के लिए पॉवर्टी को कम करना, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, बेरोजगारी को कम करना, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, एनिमल राइट्स, हेल्थ केयर, ये सभी चीज़ें आती हैं इसमें। इसके कौन कौन से मॉडल हैं, किसी को याद है बताइए? व्हाट आर द मॉडल ऑफ सोशल पॉलिसी? रेजिडुअल वेलफेयर मॉडल, राइट, इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस मॉडल, इंस्टीट्यूशनल रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, ये सब आपको पढ़ लेना, टेटमस के द्वारा दिए गए थे। ओके, ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वाला टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल वाला। और जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम चलाए गए वो सभी आपको याद होना चाहिए। ओके, वीमेंस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, एबल्ड बॉडी, पुअर, सीनियर सिटीजन, इन सभी के लिए। ओके, और जो भी डिफरेंट नेशनल पॉलिसी बनाई गई फॉर द एजुकेशन, फॉर द हेल्थ, इन सबको आपको पढ़ना है। और बाकी करंट अफेयर से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है करंट अफेयर का, उसको पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, स्पेशली अगर हम बात करें जो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ओके, all the policy and the program related to the girls and the women and the older person and different level person, इनके लिए जो स्कीम बनती है, पॉलिसी बनाई जाती है, वो ज़्यादा एग्जाम में आती है। ओके, तो उनको आपको पढ़ लेना अच्छे से। और अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको भी पढ़ना है। ओके, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने प्रकार की होती है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो आपने पढ़ा ही होगा वैसे भी, है ना, पेपर में पढ़ा है। और उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स में आ जाता है कम्युनिकेशन। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसको पढ़ना है। ओके, बाकी इसमें जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो भी एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल बैरियर है, सेमेटिक बैरियर है ना, मैकेनिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर, परसेप्शन, इंडिविजुअल बैरियर, ये सभी बैरियर भी एग्ज़ाम में आते हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ लेना, इसमें कौन कौन से मेथड हैं, जैसे बजटिंग, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, है ना, परचेजिंग, सप्लाई, ये सभी के सभी जो मेथड्स हैं ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडल ऑफ सोशल मार्केटिंग। कौन कौन से मॉडल उनको पढ़ना है आपको। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सोशल मार्केटिंग आपने पढ़ा होगा, 4P, है ना, प्रोडक्ट, प्राइज, है ना, प्लेस, प्रमोशन, ये चारों के चारों ये भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। प्रोसेस ऑफ सोशल मार्केटिंग, टाइप ऑफ वेलफेयर सर्विसेज एंड देयर डिलीवरी के कितने प्रकार की होती है। मॉडल ऑफ सोशल मार्केटिंग भी एक बार देख लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मॉडल ऑफ सोशल मार्केटिंग, यार हैंड राइटिंग कब अच्छी होगी इस पर, पैड पे लिखते हैं, पता नहीं अजीब सी हैंड राइटिंग आती है। फर्स्ट है जैसे कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जिसको SCT बोलते हैं, SCT मॉडल। ओके, और इसी प्रकार से और भी मॉडल है। दूसरा है आपका ट्रांस थ्योरेटिकल मॉडल। ओके, तीसरा है थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, इसको TRA बोलते हैं। ये भी पढ़ लेना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, ये अच्छे और अच्छे इनको पढ़ना चाहिए। ऐसे जो मॉडल होते हैं आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, राइट। बाकी नीचे जो लिखा हुआ है लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब आपको पता ही होगा, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंपोनेंट ऑफ सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, फंड रेजिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सब कैसे होता है इनको आप पढ़ लेना। इसलिए मैंने कम टॉपिक लिखे हैं ताकि आप इजीली इनको कवर कर पाएँ रिवीजन टाइम में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यूनिट 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बोल सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन से तो लगभग जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो इससे 8 to 9 क्वेश्चन आए हुए थे केवल एक ही टॉपिक से, राइट। तो अगर आपका जो पॉलिटी है अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो ज़रूर आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो ये वाला जो यूनिट है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, क्या क्या फीचर हैं इसके। ओके, जैसे 3 टियर गवर्नमेंट होती है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, यूनिटरी
बस तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेना है, कौन कौन से इसके फीचर हैं। प्रियम्बल क्या होता है इसकी, ओके, इसको भी देखना होगा आपको। प्रियम्बल के जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी आपको इसका मतलब क्या होता है, ये सभी टर्म का ये आपको पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे सोवरेनिटी क्या है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, इंटीग्रिटी क्या होती है, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट है मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान के है ना कुछ प्रोविजन जो डिफरेंट कंट्री के संविधान से लिए गए हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जैसे कंकरेंट लिस्ट है, राइट। इसी प्रकार से अदर कंट्री से, जैसे कनाडा से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, एरएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक आइडिया रहना चाहिए सबका। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल, ओके, सभी के सभी शेड्यूल आपको पता होने चाहिए। इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता कर के आपको बताया था, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओके, इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। बाकी किस प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है और ओके चली जाती है, लॉस हो जाती है ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। इसके 2-3 प्रकार होते हैं, जैसे कि एक्विजिशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप बाय द बर्थ, बाय द रजिस्ट्रेशन, बाय द डिसेंट, बाय द न्यूट्रलाइजेशन। तो ये तरीके होते हैं, इससे आपकी नागरिकता एक्वायर की जाती है। और लॉस कैसे होती है, बाय द रिनाउंसिएशन, या तो खुद त्याग दे, या थ्रू द टर्मिनेशन, या डेप्रिविएशन। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक है, 14 से लेके 18। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22, 20, 23, 24 मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 28, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। ये जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 28 एंड 23 एंड 24, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। रिट्स क्या है और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, ये सब पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये जितने टॉपिक मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट आपका यूनिट 9। यूनिट 9 और यूनिट 10 दो यूनिट बड़ी बड़ी यूनिट है, इसमें आप मतलब एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन दे सकते हैं, ओके। थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा और इम्पोर्टेंट भी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा भी नहीं है, राइट। कॉमन मेंटल डिजीज डिसऑर्डर क्या है या सीवियर मेंटल डिसऑर्डर क्या है, इनको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, अलग से वीडियो बनाया है, इसका पीडीएफ भी मैंने शेयर किया है। एक पूरा वीडियो है जिसमें ये दोनों टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे आपके, उस वीडियो को देख लेना, पूरा का पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जितने भी डिसऑर्डर, जितने भी इलनेस हैं, कॉमन हो चाहे वो सीवियर हो, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, ओके। वो वीडियो आपको मिल जाएगी क्विक प्लेलिस्ट में, ओके। मेंटल हेल्थ को लेकर कितने कौन कौन सी पॉलिसी एंड लॉ बनाए गए, थ्योरी ऑफ एजिंग क्या है, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देख लेना, ओके। मैं उसको प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा दोबारा, अगर उसमें नहीं होगा तो पूरा का पूरा आप पूरा कवर कर सकते हैं यूनिट 9। इसी प्रकार से यूनिट 10 को मैंने कवर किया हुआ है, तो यूनिट 10 भी पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मिला वीडियो तो आप ये जो टॉपिक है इनको कवर कर लेना सबको, ओके। जो जो यहाँ पर लिखे हैं एटलीस्ट उनको आपको पता होना चाहिए, बाकी कि आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास समय नहीं है, राइट। बट दिस टॉपिक शुड बी आल्सो कवर इन द रिवीजन पार्ट। तो ये आपकी यूनिट 10 तक सभी के सभी जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। इनको आप रिवाइज कर लेना। बाकी जो MCQ का जो मॉक टेस्ट है थ्रू द वीडियो वो मैं शेयर कर ही रहा हूँ हर 2 दिन में, तो आपके टिल यूनिट 10 सभी के सभी जो इंपॉर्टेंट इसमें MCQ भी हैं, कुछ PYQ भी हैं, सब कुछ कवर हो जाएंगे, ओके। थ्योरी पढ़ते जाना और वो वीडियो देखते जाना, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ओके। बाकी समय रहेगा तो और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे वीडियो में, ओके गाइस। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट दिस 20-day strategy and the revision strategy for this exam. Thank you so much.